दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। जैसा कि सिलसिलावार बात कर रहे हैं आपसे उन सवालों के बारे में जो कि अरशद शरीफ के केस में सभी पूछ रहे हैं, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो अभी किसी ने पूछे नहीं हैं। और उम्मीद सिर्फ यही की जा सकती है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है नई बनी अब, वो ये सवालात जरूर पूछेंगे और बाकायदा बारीकी से पूरे केस को देखेंगे इंसाफ के साथ। तो ये उस सिलसिले की चौथी कड़ी है। आपको शायद याद हो कि पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी कि 8 नवंबर की जो रिपोर्ट थी उसमें बोला गया था कि अरशद शरीफ का फ़ोन और टैबलेट जो है वो पाकिस्तान की जो यहाँ से गई हुई थी टीम वो उसको ढूंढ रहे थे। खैर अब तो कुछ खबरें आ गई हैं कि उनके पास पहुंची और मिल गई उनको और उन्होंने FIA के हवाले कर दी। और आजकल जो FIA की रेपुटेशन है उससे कुछ भी आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं, कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, खास तौर पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तहत। सिर्फ सवाल ये है कि किसको इस शिद्दत से उस डाटा की ज़रूरत थी और ये फ़ोन और ये टैबलेट या लैपटॉप जो था वो कितने हाथों में गया। ये तफसील कौन पूछेगा, कौन बताएगा, कैसे पता चलेगी? लगता मुश्किल है। इन लोगों को इतनी शिद्दत से तलाश थी, शायद उनके दिमाग में अभी ये बात नहीं आई कि सिर्फ एक ही कॉपी नहीं होगी बिहाइंड क्लोज डोर्स की। अब इससे ज़्यादा तो आप खुद जानते हैं इससे आगे क्या कहना, लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह कुछ न कुछ तो इसका नतीजा निकलेगा। ये जो भी तफसीलात मिली हैं, जो आपसे पहले कहा था कि जो केन्या का न्यूज़पेपर है द नेशन, उसके जो रिपोर्टर हैं नयाबा केज जो हैं, उनकी जो बाकायदा मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही थी, आर्टिकल्स आ रहे थे अरशद शरीफ के बारे में, तो उससे काफ़ी इंसाइट मिली है एक हिसाब से, और उसी से काफ़ी सवालात भी उठते हैं क्योंकि उस जर्नलिस्ट को उस वाक़े को कवर करने का मौका मिला, लेकिन पूरी बैकग्राउंड का शायद पता नहीं था। अब तक चल गया होगा कि इन हालात में अरशद शरीफ मुल्क से बाहर निकले, कहाँ थे, कैसे उनका वीज़ा कैंसिल किया गया, कैसे उनको पुश आउट किया गया वहाँ से दुबई से, और क्यों उनको वहाँ पर आना पड़ा। और क्योंकि उसकी जो पहली मुलाकात पर खैर नहीं हुई थी, जो उसकी पहली अंडरस्टैंडिंग थी ये हुई थी कि यहाँ पर केन्या में वो किसी के साथ काम कर रहे थे, किसी और जर्नलिस्ट के साथ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ काम कर रहे थे बिहाइंड क्लोज डोर के लिए। लेकिन जब उस जर्नलिस्ट से इन्होंने पूछा तो उसने कहा कि वो तो कभी मिला भी नहीं है उनसे। तो हो सकता है कि फ़ोन के ऊपर राब्ता हुआ हो और पर्सनल आमने सामने मुलाकात ना हुई हो अरशद शरीफ की और उस जर्नलिस्ट की। और इस बात का अंदाज़ा तो कोई भी लगा सकता है, जैसे कि अभी अभी आपने डेली मेल के केस के बारे में सुना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है। तो वो एक्चुअली ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था क्योंकि इनको पूरे सवालात के जवाबात देने थे। जब इनके पास पैसा है इतना और अभी तक इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर जाहिर है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऐसे ही लोग किया करते हैं। तो इस नतीजे पर कोई खास हैरानगी नहीं हुई। यहाँ से ये समझना भी कोई मुश्किल नहीं है कि जितनी करप्शन केन्या में है मिलती जुलती यहाँ से, तो फिर पुलिस को या किसी और को पैसे देना, उसको चुप करवाना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस माफियाज की गिरफ्त में है और माफियाज जो है वो अपना आप दिखा रहे हैं। और जैसे दुनिया पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री समझ रही है, इन्होंने बना के दिखा दिया है कि और टेररिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत ही टेरराइज कर सकती है आम आवाम को, सहाफ़ियों को और आम बच्चों, औरतों और मासूम लोगों को। पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेटिव टीम गई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम कह दें आप, तो उन्होंने जब इन भाइयों से और वो जो क्लब है वहाँ से कहा था कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं हमें उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी तफसीलात उनकी चाहिए। अभी ये नहीं पता चला कि वाकई में वो तफसीलात इनको मिल गई हैं या नहीं, और अगर इनके पास तफसीलात आ भी गई हैं तो वो दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं, ठहरते हैं, वो उनके पास दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं, तो ये उनसे मालूमात कैसे लेंगे। इसी सहाफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की टीम गई थी यहाँ से, फैक्ट फाइंडिंग टीम, जो उन्होंने सवालात पूछे हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं उनके सवालात, क्योंकि उनको सबसे पहले तो मुसीबत पड़ी हुई थी कि डाटा उनके हाथ में आ जाए। उसके बाद वो ये पता करना चाह रहे थे कि उसको अरशद शरीफ को दुबई से केन्या कौन लेकर आया, किसने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, किस शख्स ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो उसके बारे में इनका क्या
प्रोग्राम होगा कि उसके साथ क्या करना है। बहुत अच्छा किया कि अरशद शरीफ की वालदा ने इस टीम पर एतराज़ किया। बहुत बड़ा सवाल जो है वो खुर्रम अहमद और वकार अहमद के लिए है। क्या पाकिस्तानी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने उनसे ये सवाल पूछा? क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने स्पॉन्सर किया अरशद शरीफ को केन्या में, और दूसरे में कहते हैं, एक तरफ किसी और बयान में कहते हैं कि वो तो एक ही दफ़ा मिले थे अरशद शरीफ को और फिर खाने पर बुला लिया उनको। आप किसी को एक दफ़ा मिलने के बाद स्पॉन्सर करते हैं? पाकिस्तान की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने CCTV कवरेज भी मांगा था जहां पर अरशद शरीफ ठहरे हुए थे। क्या वो उनको मिल गया और क्या वो मंजर आम पर आएगा? क्या उसकी रिपोर्ट पब्लिक के साथ शेयर की जाएगी? इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने उन दोनों भाइयों से कुछ और भी चीज़ों की तफसीलात की डिमांड की थी। तो अगर उनको मिल भी गए हों जवाबात, तो क्या वो वैसे के वैसे सुप्रीम कोर्ट से शेयर किए जाएंगे या रिपोर्ट में कुछ रद्द-बदल होगी? ये जो वकार अहमद का बयान था, एक दफ़ा कहना कि एक ही दफ़ा मुलाकात हुई है और दूसरी तरफ कहना कि स्पॉन्सर किया है, तो या तो इस सहाफ़ी की रिपोर्ट जो है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है या उसने जो बयानात दिए हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो क्या ये सवाल भी इन भाइयों से पूछा जाएगा कि वो किस तरह और कैसे और कितना जानते थे अरशद शरीफ को, क्योंकि आखिरी लम्हात में तो इन्हीं दोनों भाइयों के साथ थे वो। पाकिस्तानी मीडिया ने अब तक जो भी कहा उसमें सिर्फ यही कहा था कि केन्या इसलिए गए कि उनको दूसरे मुल्कों में वीज़े की प्रॉब्लम्स थी, तो कहने में ये आता है कि वीज़ा जो है केन्या का वो आसानी से मिल जाता है। वैसे आजकल की खबरें जो हैं उनको सुनना जो है वो ज़रा ध्यान से पड़ता है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यकीन करना पड़ता है। ज़्यादातर तो 2-3 जगहों से जब तक आपको मालूमात नहीं मिलती तो तब आप खुद नहीं उसको एक किस्म से थोड़ा सा असेस करते, तब तक सेंस नहीं बनती, क्योंकि इतनी भरमार है इंफॉर्मेशन की कि कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के TV स्टेशन की, तो उनमें तो 1-2 ही रह गया है शायद क्रेडिबल। एक जगह इन्हीं रिपोर्टों में कहीं लिखा हुआ था कि जो फैमिली अरशद शरीफ को होस्ट कर रही थी उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है। तो क्या वो फैमिली कोई और थी? सवाल बनता है। या वो फैमिली इन्हीं भाइयों से रिलेटेड थी? क्योंकि जहाँ से इम्प्रेशन मिलता है कि वो कहाँ ठहरे हुए थे, तो क्योंकि वकार वगैरह की प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है इनका वहाँ पर, तो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ यूनिट देयर, तो उनमें से एक जगह पर अरशद शरीफ मोर लाइकली अकेले रह रहे थे, किसी फैमिली के साथ नहीं रह रहे थे। अलबत्ता इसी सहाफ़ी की रिपोर्ट से पता चलता है कि कहीं जवेरिया ने ये बयान दिया है कि ये भाई जो हैं अरशद शरीफ के दोस्त हैं। तो ये सवाल जो है जवेरिया से दोबारा पूछा जा सकता है कि वो इतने अच्छे दोस्त थे, क्या उनकी एक ही मुलाकात हुई थी? जो वो भाई कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? तो ये तो तस्दीक हो सकती है। सारी बातों और वाक़यात के बाद नतीजा यही निकलता है। ठीक है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, मामला शुरू हुआ है, लेकिन ओवरऑल इन द लॉन्ग रन अगर इंसान थोड़ी सी दूरंदेशी देखे कि माजी में क्या होता रहा है, तो इस केस को इंटरनेशनल लेवल पर हल करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन पर इक्तफा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से पहले तो फैमिली ने भी कहा था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाना चाहते हैं, और फिर ये जो कोर्ट है वो प्रिंसिपल जो जुडिशरी है जो कि UN के अंडर आता है, ये ऑर्गन जो है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है नेदरलैंड हेग में है। तो थोड़ा सा तारीख में पीछे जाएं, बेनज़ीर का कत्ल जो था वो भी UN की टीम को बुलाया गया था, तो अभी तक उसका नतीजा तो कोई नहीं निकला, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। इसी हवाले से एक खुश आइंद बात यह है कि इस रिपोर्ट में जो कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं स्पोक्स पर्सन मिस डुजमेक, उन्होंने जब इसको देखा रिपोर्ट को तो फौरन कहा कि ये केस जो है इसकी बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 25 अक्टूबर तक तो केन्या की अथॉरिटी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आगे चल के देखते हैं कि कहाँ तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंची है और कब उन्होंने ख़त्म कर दिया इन्वेस्टिगेट करना। और इस बात की तो खैर कोई बात नहीं है कि उन्होंने कोई अपडेटेड रिपोर्ट भी भेजी हो जो राणा साहब
के दराज में कहीं पड़ी हो। जैसे कि हम सबको पता चला आज खुद नोटिस के बाद कि अदालत को तब तक रिपोर्ट नहीं मिली हुई थी। अगर देखा जाए तो आज खुद नोटिस तकरीबन 43 दिनों के बाद आया है और रिपोर्ट राणा साहब को बहुत पहले की मिल चुकी हुई थी। वो सड़क की रोशनी में लैंप के नीचे बैठकर शायद कांटे मार रहे थे उसके ऊपर। इसी केनियन सहाफ़ी ने अपनी जो रिपोर्ट है जो कि 8 नवंबर की है, उसमें उसने कहा था, ये लिखा हुआ कि उनको पुलिस ने बताया है कि जो अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं कि इसके साथ उनसे सबसे तफ्तीश की जा रही है और वो दूसरे पुलिस वाले जो कि स्पेशल सर्विसेज यूनिट के साथ मुंसलिक हैं उनसे भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन उनको किसी कोर्ट ने अभी तक बुलाया नहीं है। इसी 8 नवंबर को सीनियर डिटेक्टिव ने फ़ोन पर इस रिपोर्टर को बताया कि वो जो तफ्तीश है वो अब एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। लेकिन अब तो यूं लगता है इतने दिनों के बाद कि शायद उन ऑफिसर्स को कोई अदालत ना बुलाए जब तक कि पाकिस्तान से कुछ परसू न किया जाए। वहाँ की पुलिस भी उतनी ही मेहनती है जितनी यहाँ की पुलिस है। राणा साहब ने ये बयान तो दिया था कि दोनों भाइयों से सवालात पूछे जाएंगे। अब जब कोर्ट केस आगे बढ़ेगा तो इनकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि इन्होंने बस वैसे ही बयान दे दिया था कि वाकई में इन्होंने सवालात पूछे हैं उनसे। जैसा कि आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि जब इन भाइयों से सवालात शुरू किए गए तो उन्होंने फौरन कनेडियन एम्बेसी से प्रोटेक्शन मांग ली। शायद उसकी वजह से ये सवालात ना भी पूछ सकें। और इन्हीं आर्टिकल्स से पता चलता है कि जो टीम भेजी थी शहबाज शरीफ ने और राणा सनाउल्लाह ने, वो टीम जो थी बहुत तजस्सुस में थी, खास तौर पर ये पूछने के लिए कि जो ARY के बॉस हैं क्या उन्होंने इन दोनों भाइयों को कहा था अरशद शरीफ को होस्ट करो। ये सवाल पूछने से क्या मतलब है इनका? क्या कोई राणा सनाउल्लाह से पूछेगा? एक बात तो राणा सनाउल्लाह ने ठीक कही, शायद पहली दफा जिंदगी में, कि ये टारगेटेड किलिंग है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। वैसे भी जब कोई दिन में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई एक दो लफ्ज जबान से फिसल भी सकते हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो 500-600 सफ़ों में रिपोर्ट तैयार की है, क्या उसमें उन्होंने दवाई की तफसील भी लिखी होगी? किस किस से इंटरव्यू किया, किससे क्या मालूमात हासिल हुई और किसने उसका वीज़ा कैंसिल करवाया, कौन उसको वापस पाकिस्तान लेकर आना चाहता था? क्या सुप्रीम कोर्ट इनसे ये सवालात पूछेंगे? राणा सनाउल्लाह के बयान के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी हुई थी। अगर दरख्वास्त दी हुई थी तो क्या वो जजेस हमारे खतों का इंतजार कर रहे थे, इसलिए देर लगा दी उन्होंने? इसी सवाल पर आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं। अगली पॉडकास्ट में एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है आपके लिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.